Good morning, class 11. This is your business studies class. In previous lecture, I have taught about government companies, and today we are going to start from different from the public sector enterprises. Public sector enterprises में differences क्या उसका compare है, जिसमें आपकी तीन चीज़ें आती है: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। इसमें जो पहला है वो है फॉर्मेशन। आपको बता दें, जो आपका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता है इसका निर्माण सरकार के आदेश के अनुसार किया जाता है, जबकि पब्लिक कॉर्पोरेशन जो होती है वो विधानसभा या संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है। और जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होती है इसका निर्माण अधिनियम 2013 के अधीन किया जाता है। इसमें जो आपका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इट इज़ ऑल्सो द सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें भी होती है। फाइनेंस totally financed by the government of the budgetary allocation. It get fund from the government but can borrow independently also. इसमें जो फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इनको मिलते हैं। सेपरेट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड्स बाय टेकिंग मेजर शेयर होल्डिंग। इसमें मेजर शेयर होल्डिंग होती है गवर्नमेंट की। कैन बोरो एंड प्राइवेट पार्टिसिपेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये चाहे तो कहीं से भी ऋण वगैरह उधार ले सकते हैं। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इसमें संबंधित मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित होता है। इसका जो प्रबंध संचालकों के द्वारा होता है, जिनकी नियुक्ति सरकार की जाती है। इसके में अधिकांशतः संचालक सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं पब्लिक कंपनी में। इसका जो स्टाफ होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सिविल सर्विसेज एप्लीकेबल होते हैं। इसमें आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन में नॉट गवर्नमेंट सर्विसेज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर्विस के, और इसमें भी आपका गवर्नमेंट कंपनी में नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। ऑटोनॉमी, इसका जो वर्क होता है वो कंट्रोल, इसका नो ऑटोनॉमी वर्क अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होता है, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेरेंस डे टू डे वर्किंग। गवर्नमेंट डेली के काम में इंटरफेरेंस नहीं करती है। सम फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ओनरशिप होली ओनर बाय द गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट के अधीन होती है। होली ओन बाय द गवर्नमेंट, अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट के अधीन होती है लेकिन पार्लियामेंट भी इसमें अकाउंटेबल होती है। 51% जो शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, उसमें गवर्नमेंट का अधिकार होता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हाईएस्ट एज वर्क अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री कंसर्न। इसमें आपकी जो फ्लैक्सिबिलिटी होती है इसका काम करने में वो बहुत कम होती है। इसमें कॉन्सिडरेबल फ्लैक्सिबिलिटी होती है और ये मॉडरेट फ्लैक्सिबिलिटी होती है। सुटेबिलिटी डिफेंस पोस्ट एंड टैली कॉम ब्रॉडकास्टिंग, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस ऑफ नेशनल प्रायोरिटी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस रिक्वायरिंग पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक एंड द फॉरेन प्राइवेट कैपिटल। अब आता है आपका चेंज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। The public sector has been playing a vital role in the economic development of the country. Despite their impressive role, public enterprises in India suffer from several problems such as poor project planning, excessive overheads, staffing, underutilization of capacity, inefficiency, etc. To overcome these problems and to bring the improvement in the efficiency level of the public sector, some steps are taken by the government. अब यहाँ पे आपको बता दें, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार की अवधारणा थी कि उद्योगों का निजीकरण पे कुछ प्रतिबंध को वो अवश्य लगा, जिससे कि जो भी हमारी प्लान बेस्ड इकोनॉमी है वो अपना विकास कर सके, लेकिन इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही ना हो। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, 1951 में एक औद्योगिक विकास अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता था वो को दूर करना होता था, धन के केंद्रीकरण को रोकना होता था, इस तरीके के इनके अधिकार होते थे। इन अधिनियम के अंतर्गत उन सभी उद्योगों को जिनका नाम अधिनियम की सूची में दिया जाता था लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया या विस्तार के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। तो जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में अब केवल लाइसेंस 6 उद्योगों के लिए ही रह गए थे। ये जो आपका यहाँ पे है इसी को हम समझा रहे हैं आपको। अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे सरकार ने अपनी उसमें पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस लाए और सरकार ने उपयुक्त प्रकार के प्रतिबंधों को ढीला किया, मतलब कम किया, जिससे कि निजी उद्योगों को अपना विकास का अवसर मिल सके। सरकार के इस प्रकार के निजीकरण को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा था, तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया। भारतीय उद्योगों का अधिक उपयोगी, उत्पादक तथा लागत क्षमता बनाने के लिए वास्तव में भारत सरकारी उद्योगों ने
तुलना में निजी उद्योगों की लागत कम आती थी, वो अपनी क्षमता को पूरा उपयोग करते थे तथा उत्पादन बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते थे, जिससे कि हमारे निर्यात में वृद्धि हुई, बढ़ती जनसंख्या की वस्तु उपलब्ध कराने में ये समर्थ हुए। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बदलते स्वरूप तथा अम, उदारीकरण की जो नीति थी, उसमें निजीकरण का सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देना देना होने लगा। अभी प्रोत्साहन क्यों दिया जाने लगा? इसमें पहला था रिडक्शन इन द नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन 3। अब इसमें क्या होता था, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 की थी, उसमें 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, लेकिन 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसके नंबर वॉज रिड्यूस करके 8 कर दिया गया था। 2001 में इट वॉज ब्रॉट डाउन टू 3। दीज आर कौन सी थी? एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद सेकेंड जो आपका आता है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इसमें क्या किया जाने लगा? अ, इस प्रकार में जो प्रगति अभी जो थी, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि श्रमिक संघ रोजगार समाप्ति के डर से इनका विरोध कर रहे थे। इसके साथ ही साथ जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स या अधिकारी वर्ग, ऑफिशियल लेवल के लोग थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इनकी कहीं समाप्ति ना हो जाए, इससे मिलने वाला जो भी प्रॉफिट है वो कम ना हो जाए। इस वजह से इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया गया। अब इसके बाद आता है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ऑल द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर, जो भी पब्लिक सेक्टर का लॉस था, इंटरप्राइजेस वेर हैंडेड ओवर द BIFR यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया। तो जो द BIFR था, उसने डिसाइड किया कि जो सिक यूनिट्स है उनको बंद कर दिया जाए, और या तो जो थोड़ी सी ठीक ठाक है उनको दोबारा कन्वर्ट किया जाए एक हेल्दी यूनिट्स में। देयर वॉज अ लॉट्स ऑफ opposition show by the workers and employees of the unit which were decided to be closed down। इसके क्लोज डाउन पे काफ़ी लोगों ने मतलब अपना अपना मत दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप नेशनल रिन्यूएबल फंड rehabilitate and compensate to the workers and offer them the various voluntary retirement scheme। इसके लिए यहाँ पे compensation वर्कर को देने की व्यवस्था की गई। There are many enterprises which are very sick and the government is not in a position to feed them anymore। This is why the government has to take the harsh step of the closing these units। इसलिए गवर्नमेंट ने एक हार्ड स्टेप लिया कि इन यूनिट्स को बंद कर दिया जाए, आफ्टर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द वर्कर्स ऑफ दीज यूनिट्स थ्रू नेशनल रिन्यूएबल फंड में डाला जाए। अब इसके बाद आपका जो आता है, वो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में देखिए क्या चीज़ें आती हैं। Under Memorandum of Understanding, the public sector is given greater autonomy. They are given the target and achieve these target. These units are granted operational freedom। इनको तो पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन they are accountable for not achieving the result on time। लेकिन ये अपने रिजल्ट को ऑन टाइम पे नहीं ले पाई। थ्रू Memorandum of Understanding, the unnecessary interference to the minister, जिसमें मिनिस्टर का unnecessary interference हुआ, can be reduced and more autonomy is the granted to these unit, but they are held accountable for the specific रिजल्ट। अब इसके बाद जो आता है, इसका डिफरेंस आता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट सेक्टर जो होता है, उसका फॉर्मेशन एक लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर कैन बी फॉर्म अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो वक्त है, उनका मेन ऑब्जेक्ट अर्निंग प्रॉफिट होता है। पब्लिक सेक्टर का ज़्यादातर जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जो कि मतलब गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट है, इसमें इंटरप्राइजेस आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता है। प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स होते हैं, जबकि पब्लिक इंटरप्राइजेस का मैनेज और कंट्रोल जो होता है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता है। जनरली ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के। प्राइवेट सेक्टर की जो कैपिटल होती है, मैक्सिमम कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, जो उसका ओनर या इन्वेस्टर होता है उनकी होती है, जबकि पब्लिक सेक्टर की जो भी कैपिटल होती है वो गवर्नमेंट की कॉन्ट्रीब्यूटेड होती है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन जो होता है प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा होता है, और पब्लिक सेक्टर का जो फ्रीडम होता है वो कम होता है। अकाउंटेबल, द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक के लिए अकाउंटेबल नहीं होती है, जबकि पब्लिक सेक्टर जो होती है वो जनरल पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होती है। और जो भी इनके परफॉर्मेंस होते हैं, उसे पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के, वो रिक्रूट एंड सेलेक्ट देयर ओन एम्प्लॉयज़ के द्वारा किए जाते हैं। दे हैव देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग देयर रिम्यूनरेशन होता है, जबकि जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनमें जनरली द सिविल सर्वेंट एंड पब्लिक सेक्टर फॉलो गवर्नमेंट्स रूल्स
के अधीन काम करते हैं। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक गेन ओनली। इनका उद्देश्य केवल इकोनॉमिक गेन होता है, जबकि जो इनका पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस होता है नॉट ओनली जज बाय द इकोनॉमिक गेन बट ऑल मैनी अदर्स नॉन इकोनॉमिक इशू के लिए भी ये बनाए जाते हैं। अब इसके बाद जो आपका आता है वो है ग्लोबल इंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कंपनी, जिससे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।